नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद राजेश मौर्य के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हमारा लेक्चर रहेगा एग्रोनॉमी का। तो हमने एग्रोनॉमी जो पिछले लेक्चर में हमने आप सबको पढ़ा दिए हैं, उसमें हमने व्हीट कल्टीवेशन किसकी गेहूं की खेती हमने आप सबको 2 लेक्चर प्रोवाइड करा दिए हैं। 2 से 3 लेक्चर हो चुका है। तो आज हम अगला लेक्चर देखते हैं। तो हम आप सबको एक बार दोबारा बता दें, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा समझिए, अगर आप पढ़ाई करते तो समझ लीजिए आपका जो नॉलेज है काफ़ी अच्छा हो जाएगा। हम एकदम बेसिक से जीरो से लेकर अच्छे से स्टार्ट करें, यानी एक भी क्वेश्चन आपका कहीं छूटने नहीं पाएगा। चाहे बोर्ड या कहीं भी कोई भी पेपर देते हैं तो उसके लिए आपका समझ लीजिए बहुत अच्छा हो जाएगा। और यानी जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, पूरा अच्छे से आप सबको डिटेल से बता रहे हैं। तो हमने गेहूं की कल्टीवेशन में जो पिछले लेक्चर में हमने लास्ट तक देखे थे, सीड सोइंग देख लिए थे। क्या सीड सोइंग और बुआई का समय देख लिए थे, मतलब बुआई का समय सीड रेट हो गया था और स्पेसिंग यानी पौध अंतरण हो गया था। आज हम देखेंगे मैन्योर एवं फर्टिलाइजर, खाद एवं उर्वरक से स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं मैन्योर एवं फर्टिलाइजर व्हीट में। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, जिसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में, खाद एवं उर्वरक। खाद एवं उर्वरक। अब खाद क्या होता है? जो हमारे देखिए गाय भैंस क्या होता है, गाय भैंस या पशु की जो मलमूत्र से प्राप्त होता है उससे हम खाद कहते हैं। उर्वरक क्या होता है? जो हमारे केमिकल द्वारा बनाए जाते हैं, केमिकल या रसायन द्वारा बनाए जाते हैं, उससे हम क्या बोलते हैं? उर्वरक बोलते हैं। क्या उर्वरक बोला जाता है? तो जैसे हमारा उर्वरक क्या होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये सब केमिकल द्वारा बनाए जाते हैं। किसके द्वारा? केमिकल द्वारा बनाए जाते हैं। तो 1 हेक्टेयर में जो गेहूं की खेत होती है उसमें हम कितना नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का प्रयोग करेंगे, या कितना हम उसमें गोबर की खाद या एपोएम का प्रयोग करते हैं। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं सिंचित क्षेत्रों के लिए। किसके लिए? सिंचित क्षेत्रों के लिए। इरिगेटेड एरिया, सिंचित क्षेत्रों के लिए, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इरिगेटेड एरिया। क्या बोला जाता है? इरिगेटेड एरिया या सिंचित क्षेत्रों के लिए। अब इसमें हम देख लेते हैं FYM। पहले सबसे पहले FYM। अब FYM मतलब क्या होता है? इसका पहले में पूरा नाम पता होना चाहिए। फार्म यार्ड मैन्योर, फार्म यार्ड और मैन्योर। तो ये ध्यान रखना, जिस फार्म यार्ड मैन्योर, जिसे हम क्या बोलते हैं? गोबर की खाद बोला जाता है। क्या? गोबर की खाद। हिंदी में क्या बोलते हो? गोबर की खाद कहा जाता है। अब गेहूं में हम गोबर की खाद प्रयोग करते हैं तो कब करते हैं? बुआई से समझ लीजिए 15 दिन पहले प्रयोग करते हैं। कितना? बुआई से 15 दिन पहले प्रयोग कर देते हैं। या सबसे अच्छा जो हमारा होता है, जो हमें लास्ट इरिगेशन करना है गेहूं में, लास्ट बुआई से पहले जो लास्ट इरिगेशन करते हैं, लास्ट सिंचाई करते हैं, उससे पहले एक दिन हमें पूरे खेत में क्या फैला देना चाहिए। उसके बाद अगर हम सिंचाई करते हैं, क्या उसके बाद सिंचाई कर देते हैं। सिंचाई करने के बाद उसमें अगर आप पानी भर देते हैं तो क्या अच्छी तरीके से मिट्टी में मिल जाएगा। उसके बाद फिर हम जुताई करके तुरंत हम गेहूं की बुआई कर देते। तो ये समझ लीजिए सबसे अच्छा माना जाता है। तो ये 10 से 15 दिन बुआई से पहले अगर हम प्रयोग कर देते हैं, उसके बाद सिंचाई कर देते हैं। तो सिंचाई करने के बाद तुरंत गेहूं के जब तैयार हो जाता है, खेत यानी हमारी बुआई करने योग्य हो जाता है, नमी उसमें उतना बनी रहती है, तो उससे हम बुआई करते हैं तो समझ लीजिए बहुत अच्छा हो जाता है गोबर की खाद। अब इसमें हम गोबर की खाद कितना प्रयोग करते हैं प्रति हेक्टेयर, ये देख लेते हैं कि 1 हेक्टेयर में हम FYM में गोबर की खाद कितना प्रयोग करते हैं। तो हमारा हो जाएगा 10 से 20 टन प्रति हेक्टेयर। तो ये ध्यान रखना, 10 से 20 टन का प्रयोग करते हैं। कितना? 10 से 20 टन का प्रयोग करते हैं। यानी 1 हेक्टेयर में हम जो गोबर की खाद प्रयोग करते हैं 10 से 20 टन प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम किसका प्रयोग? NPK का पूरा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का प्रयोग करते हैं। ये हम कब करते हैं? बुआई के समय। कब करते हैं? बुआई के समय।
तो इसकी मात्रा हमारी कितनी होती है 120 60 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो ये ध्यान रखना 120 60 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हम किसका प्रयोग करते हैं एनपीके नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटाश का हम प्रयोग करते हैं। तो ये समझ लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण है एनपीके। ये बुआई के समय ये बुआई के 15 दिन पूर्व बुआई के 15 दिन पहले इसका हम प्रयोग करते हैं। ये हमारा हो गया सिंचित क्षेत्रों के लिए किसके लिए सिंचित क्षेत्रों यानी इरिगेटेड एरिया के लिए हो गया। तो ये हमारा एनपीके हो गया और गोबर की खाद हम कितना प्रयोग करते हैं। अब दूसरा आ जाता है असिंचित क्षेत्रों के लिए अनइरिगेटेड एरिया। क्या होता है असिंचित क्षेत्रों के लिए जिसे इंग्लिश में बोलते हैं अनइरिगेटेड एरिया। क्या बोला जाता है अनइरिगेटेड एरिया असिंचित क्षेत्रों के लिए। अब असिंचित क्षेत्रों के लिए हम कितना प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे एफओआईएम मतलब गोबर की खाद। इसका प्रयोग कितना करते हैं तो 8 से 12 टन प्रति हेक्टेयर। 8 से 12 टन प्रति हेक्टेयर का हम प्रयोग करते हैं। उसके बाद एनपीके नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटाश का हम प्रयोग कितना करते हैं 60 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ये ध्यान रखना 60 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हम किसका प्रयोग करते हैं एनपीके का प्रयोग करते हैं। ये मतलब असिंचित क्षेत्रों के लिए किसके लिए असिंचित क्षेत्रों के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा हो गया मैन्योर एंड फर्टिलाइजर खाद्य और उर्वरक हो गया। इसको हम नोट कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। अब हम देख लेते हैं इरिगेशन या सिंचाई जो बहुत ही महत्वपूर्ण गेहूं के लिए समझ लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है इरिगेशन या सिंचाई। क्या हो जाएगा इरिगेशन या सिंचाई हो जाएगा। अब इरिगेशन और सिंचाई हम करते हैं तो गेहूं में कुल कितने सिंचाई की आवश्यकता होती है तो अगर देखा जाए तो गेहूं में नॉर्मल रूप से देखा जाता है 6 सिंचाई की आवश्यकता। टोटल जो नंबर ऑफ इरिगेशन होता है इन व्हीट तो 6 सिंचाई यानी कितनी सिंचाई करते हैं 6 सिंचाई की जाती है। तो पहले ये बना गेहूं में कुल सिंचाइयों की संख्या लगभग कितनी होनी चाहिए। गेहूं में कुल सिंचाइयों की संख्या लगभग कितनी होनी चाहिए तो 6 सिंचाई कम से कम कितनी होनी चाहिए 6 सिंचाई होनी चाहिए। यानी एक सामान्य तौर पर अच्छे प्रोडक्शन के लिए हमें गेहूं के अच्छे उत्पादन के लिए लगभग कितनी सिंचाई होनी चाहिए तो 6 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। कितनी सिंचाई 6 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। अब 6 सिंचाई के हम नाम देखेंगे कितने दिनों उपयोग करते हैं और किस स्टेज पे करते हैं इनके बहुत समझ लीजिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमारा हो जाएगा पहली सिंचाई फर्स्ट पहली सिंचाई
अब ये ध्यान रखना, पहले सिंचाई हम कब करते हैं, कितने दिन बाद, बुआई के कितने दिन बाद, ये ध्यान रखना। तो बुआई के 20 से 25 दिन बाद, बुआई के 20 से 25 दिन बाद। तो ये ध्यान रखना कि गेहूं में पहले सिंचाई करते हैं बुआई के 20 से 25 दिन बाद। अब किस अवस्था पर, CRI, ये ध्यान रखना, CRI क्राउन रूट इरिगेशन में बोला जाता है, क्राउन रूट इरिगेशन दोनों भी कहा जा सकता है। इसे हिंदी में बोलते हैं शिखर या ताजमूल जड़ निकलते समय, शिखर या ताजमूल जड़ निकलते समय। तो ये आप जरूर ध्यान रखना कि गेहूं में जो सिंचाई की क्रांतिक अवस्था होती है, सिंचाई हम कितने दिनों पे करते हैं, CRI क्राउन रूट इरिगेशन भी इसे बोला जा सकता है। अब हिंदी में हम शिखर या ताजमूल जड़ निकलते समय पहले सिंचाई करते हैं बुआई के 21 से 25 दिन बाद या 20 से 25 दिन के आसपास हम सिंचाई करते हैं। ये फर्स्ट इरिगेशन हो गया। अब हमारा ये तो दूसरी सिंचाई, दूसरी सिंचाई क्या, सेकेंड इरिगेशन, कल्ले फूटने की अवस्था पर, यानी टेलरिंग स्टेज। और ये बुआई के कितने दिन बाद करते हैं, 40 से 45 दिन बाद। इसको हम देख लेते हैं। बुआई के 40 से 45 दिन बाद, कितने दिन बाद कहते हैं, बुआई के 40 से 45 दिन बाद। हिंदी में बोलते हैं कल्ले निकलते समय। कल्ले निकलते समय, ये ध्यान रखना। या इंग्लिश में इसे बोला जाता है टेलरिंग स्टेज। किस अवस्था पर, टेलरिंग स्टेज। हिंदी में बोलते हैं कल्ले निकलते समय। ये आप जरूर ध्यान रखना। तो हमारा सेकेंड इरिगेशन कल्ले निकलते समय, या इंग्लिश में बोलते हैं टेलरिंग स्टेज पर इसम की सिंचाई इसकी की जाती है। दूसरी, अब तीसरी हमारी आ जाती है थर्ड, तीसरी सिंचाई। अब तीसरी सिंचाई बुआई के कितने दिन बाद करते हैं, 60 से 65 दिन बाद। बुआई के 60 से 65 दिन बाद। तो ये आप जरूर ध्यान रखना, बुआई के 60 से 65 दिन बाद। अब इस किस अवस्था में ये कहते हैं, गांठ बनने की अवस्था में। इसमें गांठ बनने की अवस्था, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, यानी लेट जॉइंटिंग स्टेज। लेट जॉइंटिंग स्टेज। तो ये आप जरूर ध्यान रखना, लेट जॉइंटिंग स्टेज यानी गांठ बनने की अवस्था पर। तो ये हमारा तीसरा नंबर आ गया। तीसरी सिंचाई कब करते हैं। अब या तो चौथी सिंचाई, चौथी सिंचाई। अब चौथी सिंचाई कब करते हैं, बुआई के 80 से 85 दिन बाद। कब, बुआई के 80 से 85 दिन बाद।
बुआई के 80 से 85 दिन बाद, ये ध्यान रखना। बुआई के 80 से 85 दिन बाद हम कब करते हैं? चौथी सिंचाई इसकी करते हैं। अब किस अवस्था पे करते हैं? फ्लावरिंग स्टेज। कब? फूल आने की अवस्था पर। फूल आने की अवस्था पर। जिसे हम क्या कहते हैं? फ्लावरिंग स्टेज। फ्लावरिंग स्टेज, फूल आने की अवस्था। ये हमारी हो गई चौथी सिंचाई। अब अभी 2 सिंचाई और बची है, उसको हम अभी आप सबको अब एक बार इसको दोबारा समझा दे रहे हैं, उसके बाद आप करके आगे बताते हैं। तो गेहूं में कुल जो सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है एक अच्छे प्रोडक्शन के लिए, अच्छे फसल उत्पादन के लिए, तो 6 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। कितने? 6। अब गेहूं में पहली सिंचाई बुआई के 20 से 25 दिन के अंदर, यानी अगर हम सोई कर देते हैं उसके लगभग 20 से 25 दिन के आसपास हम पहली सिंचाई करते हैं। क्राउन रूट इरिगेशन भी बोला जाता है, क्राउन रूट इरिगेशन भी बोला जाता है, ठीक है। या शिखर या ताजमूल जड़ निकलते समय, पहले हो गया। सेकंड आ जाता है दूसरी इरिगेशन। तो बुआई के 40 से 45 दिन बाद हम दूसरी सिंचाई करते हैं, ये टल्ले निकलते समय, जिसे हम बोलते हैं टेलरिंग स्टेज। क्या बोला जाता है? टेलरिंग स्टेज बोला जाता है। तीसरी सिंचाई बुआई के 60 से 65 दिन बाद। बुआई के 60 से 65 दिन बाद, यानी गांठ बनने की अवस्था पर। किस अवस्था? गांठ बनने की अवस्था पर, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है लेट जॉइंटिंग स्टेज। चौथी सिंचाई बुआई के 80 से 85 दिन बाद। कितने? बुआई के 80 से 85 दिन बाद, यानी फूल आने की अवस्था पर। किस अवस्था पर? फूल आने की अवस्था, जिसे हम बोलते हैं फ्लावरिंग स्टेज। क्या बोला जाता है? फ्लावरिंग स्टेज पर इसकी हम सिंचाई करते हैं। तो ये 4 सिंचाइयाँ होगी, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए और अच्छे से नोट्स प्रॉपर बनाइए। और अब हम आगे देखते हैं 5वीं सिंचाई। पांचवी सिंचाई क्या हो जाएगा? 5वीं सिंचाई। अब 5वीं सिंचाई कब की जाती है भी हम देख लेते हैं। तो 5वीं सिंचाई से हम लगभग करते हैं 100 से 105 दिन के बाद। बुआई के 100 से 105 दिन के बाद। बुआई के 100 से 105 दिन के बाद। कितने? बुआई के 100 से 105 दिन के बाद। अब लगभग कितने किस अवस्था पर करते हैं? मिल्किंग स्टेज, यानी दुग्धा अवस्था पर। यहां लिखते हैं मिल्किंग स्टेज, यानी जिसे हिंदी में बोलते हैं दुग्धा अवस्था। दुग्धा अवस्था पर, यह ध्यान रखना। तो हमारी ये 5वीं सिंचाई हो गई। अब आ जाता है 6वीं सिंचाई। छठी सिंचाई क्या हो जाएगा? छठी सिंचाई। अब छठी सिंचाई हम कब करते हैं? समझ लीजिए दाना पकते समय, ग्रेन मैच्योरिटी टाइम, दाना पकते समय। बुआई के लगभग कितने दिन बाद? 115 से 120 दिन बाद, जिसे बोला जाता है डग स्टेज। बुआई के 115 से 120 दिन बाद।
बुआई के 115 से 120 दिन। किस स्टेज पर? डग स्टेज। जिसे हिंदी बोलते पहले लिख दे रहे हैं या इंग्लिश में लिख दे रहे हैं, डग स्टेज। दाना पकते समय कब करते हैं? डग स्टेज या दाना पकते समय करते हैं। तो ये हमारी, अगर मानते हैं देखा जाए कि गेहूं में समान रूप से कितनी सिंचाई की आवश्यकता होती है। अगर अब आ जाता है कि गेहूं में एक ही सिंचाई उपलब्ध हो, कि हमारे पास पानी की उसमें सुविधा नहीं है, हम केवल एक सिंचाई दे सकते हैं, तो हम किस अवस्था पर गेहूं की सिंचाई करते हैं? यदि केवल एक ही सिंचाई उपलब्ध हो, उपलब्ध हो। अब मान लेते हैं हमारे पास केवल एक सिंचाई उपलब्ध हो। कितनी? केवल एक ही सिंचाई उपलब्ध हो, तब हम किस अवस्था पर गेहूं में सिंचाई करेंगे? तो हम करेंगे केवल बुआई के 20 से 25 दिन बाद। यानी किस अवस्था पर? क्राउन रूट इनिशिएशन या क्राउन रूट इरिगेशन, यानी शिखर या ताज मूल जड़ निकलते समय। तो हम किस अवस्था पर करेंगे? CRI यानी ताज मूल, या इसे बोल सकते हैं शिखर जड़ बनते समय। अब कितने दिन बाद? ये हमने आप सबको पहले बता दिया, बुआई के 20 से 25 दिन के अंदर या उसके आसपास सिंचाई। यदि केवल एक ही सिंचाई उपलब्ध हो तो हमारे पास, इसकी बात हम कर रहे हैं क्या? जब केवल हमारे पास एक ही सिंचाई उपलब्ध हो। इतना आप सबको अच्छे से समझ में आ गया कि गेहूं में सिंचाई हमें किस किस अवस्था पर कब करनी चाहिए, कितने दिन बाद करना चाहिए, कौन सी अवस्था पर हमें सिंचाई जरूरी होता। तो सबसे महत्वपूर्ण हमारा यही होता है, जब अगर गेहूं का समझ लीजिए, अगर इस समय गेहूं में जब शिखर जड़ बन रहे, अगर आप सिंचाई कर लेंगे तो समझ लीजिए गेहूं में क्या होता है, जर्मिनेशन अगर अच्छा हो गया अच्छे से, तो गेहूं का पैदावार भी कुछ अच्छा हो सकता है आगे चल के। ये हो गया, ये हमने बता दिया आपको 6 सिंचाई के नाम। अब और अगर मानते हैं हमारे पास 3 ही सिंचाई उपलब्ध हो, यदि केवल 3 सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो तो, यदि केवल 3 सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो तो, ये समझ लेना। यदि हमारे पास केवल 3 सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो तो हमें क्या करना चाहिए? 3 सिंचाई की हमारे पास सुविधा है, तो उस अवस्था में हमें कौन कौन सी सिंचाई करनी चाहिए? तो पहली जो हमारी सिंचाई बहुत ही महत्वपूर्ण, फर्स्ट इरिगेशन जो हमारा जरूरी होता है, CRI, जिसे बुआई के 20 से 25 दिन बाद। ये समझ लेना, बुआई के 20 से 25 दिन बाद हमें इसकी सिंचाई करनी चाहिए CRI अवस्था पर। अब दूसरी सिंचाई हम कब करते हैं? सेकेंड इरिगेशन, गांठ बनते समय। किस अवस्था पर? गांठ बनते समय, टेलरिंग स्टेज, सॉरी कलरिंग करते समय, लेड जॉइंटिंग स्टेज। क्या हो जाएगा? लेड जॉइंटिंग स्टेज। सेकेंड हमारा हो जाएगा लेट जॉइंटिंग स्टेज,
जिसे हम क्या बोलते हैं, गांठ बनते समय, गांठ बनते समय। अब ये कितने दिनों की बात करते हैं, बुआई के 60 से 65 दिन, ये समझ लेना। कब करते हैं, बुआई के 60 से 65 दिन बाद लगभग करते हैं। ये हो गया। अब तीसरे सिंचाई हम कौन सी करते हैं, थर्ड इरिगेशन, मिल्किंग स्टेज यानी दुग्धा अवस्था पर। जिसे हम बोलते हैं दुग्धा अवस्था, मिल्किंग स्टेज यानी दुग्धा अवस्था। अब ये कितने दिन बाद, बुआई के लगभग 100 से 105 दिन बाद, ये समझ लेना। ये यदि केवल 3 सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो तो आप सबको हम इरिगेशन जो समझ लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, उसको हमने अच्छे तरीके से बता दिया कि कौन सी अवस्था कब करते हैं, हमारे पास कितने सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होता है, हम क्या करेंगे और हमारे पास अगर 6 सिंचाई करते हैं तो कितने दिनों पर कौन कौन सी सिंचाई की जाती है। तो ये हमारा हो गया यदि 3 सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो तो। इसको आप नोट कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। अब हम देख लेते हैं कि गेहूं का मुख्य खरपतवार कौन कौन सा होता है, मेन बीड्स ऑफ व्हीट, गेहूं का मुख्य खरपतवार। गेहूं का मुख्य खरपतवार, मेन बीड ऑफ व्हीट्स, गेहूं का मुख्य खरपतवार। तो गेहूं के मुख्य खरपतवार हमारे कौन कौन से होते हैं जो बहुत इनके लिए हानिकारक होते हैं, क्या होता है, हानिकारक होते हैं। तो इसको हम देख लेते हैं। तो गेहूं का मामा या गेहूंसा पहला हो गया, गेहूं का मामा या गेहूंसा या फ्लेरिस माइनर। मुख्य हो गया फर्स्ट गेहूं का मामा, या इसे हम कह सकते हैं गेहूंसा, या इसे हम कह सकते हैं गुल्ली डंडा, गुल्ली डंडा, ये हो गया। या इसे एक नाम और हम कह सकते हैं फ्लेरिस माइनर। फ्लेरिस माइनर, तो ये समझ लेना। अब फ्लेरिस माइनर तो आ गया है, लेकिन तो ये समझ लेना गेहूंसा, गेहूं का मामा, गेहूंसा या गुल्ली डंडा, इन तीनों का ये साइंटिफिक नेम होता है या बोटेनिकल नेम समझ लेते हैं। तो इसलिए इसका भी हम नाम लिख दिया फ्लेरिस माइनर। तो अगर पूछ लेता है कि गेहूं का मामा जो होता है उसका साइंटिफिक नेम, या कभी कभी ये नहीं देते, ये सब नहीं देगा, केवल यही दे देता फ्लेरिस माइनर, तो समझ लेना इनका बोटेनिकल नेम या साइंटिफिक नेम क्या होता है, गुल्ली डंडा या गेहूंसा या गेहूं मामा का फ्लेरिस माइनर। तो क्या होता है फ्लेरिस माइनर। ये जो होता है हल्का लाल रंग का होता है, ये समझ लेना हल्का रेड कलर का होता है। कैसा, हल्का
रेड कलर का होता है। और खरपतवार कौन कौन से हम देख लेते हैं। बथुआ, क्या हो जाएगा, बथुआ हो जाएगा। गजरी, क्या हो जाएगा, बथुआ हो जाएगा, गजरी हो जाएगा। चटरी मटरी और हिरणखुरी, चटरी मटरी और काम है हिरणखुरी, हिरणखुरी। ये समझ लेना हमारे गेहूं के मुख्य खरपतवार या बीड्स हो जाएंगे। तो हमें पता होना चाहिए गेहूं के मुख्य खरपतवार या बीड्स कौन कौन से होते हैं। गेहूं का मामा, गेहूं साग या गुल्ली डंडा, इसका साइंटिफिक नेम सबका फिलेरिस माइनर हो जाएगा। बथुआ हो जाएगा, इसका चिनोपोडियम एल्बम हो जाएगा। गजरी, चटरी मटरी और हिरणखुरी, कार्बोबुलस आर्बेंस। ये सब हमारे मुख्य, इनके हमें साइंटिफिक नेम नहीं जरूर, केवल हमें गेहूं के मामा का साइंटिफिक नेम हमें पता होना चाहिए। अब इस सबके कंट्रोल के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कंट्रोल या रोकथाम। रोकथाम। अब कंट्रोल या रोकथाम के लिए हम किस दवा का प्रयोग करते हैं, यह महत्वपूर्ण रहता है। तो आइसोप्रोट्यूरान मुख्य दवा जो हमारी है, आइसोप्रोट्यूरान, ये हमारी महत्वपूर्ण दवा है जो किसके लिए, गेहूं के लिए है। जो 1 किलोग्राम प्रति 1000 लीटर पानी, 1000 लीटर पानी की दर से छिड़काव करते हैं, तो आइसोप्रोट्यूरान 1 किलोग्राम दवा रहेगा, प्रति 1000 लीटर पानी की दर से हम प्रति हेक्टेयर छिड़काव करते हैं, यानी 1 हेक्टेयर में 1 किलोग्राम, ये ध्यान रखना। तो ये सभी खरपतवार के लिए हमारा मुख्य दवा यही होता है, क्या होता है, आइसोप्रोट्यूरान। तो अगर कभी पूछ लेता कि गेहूं का मुख्य खरपतवार नाशी कौन सा होता है, हर्बिसाइड या वीडिसाइड कौन सा होता है, तो हमारा आइसोप्रोट्यूरान होता है। क्या हो जाएगा, आइसोप्रोट्यूरान। ये हमारी मुख्य दवा, ये समझ लेना, इसको आप जरूर मत भूलना। पूछा जा सकता है गेहूं का मुख्य खरपतवार कौन सा है, या गेहूं के मुख्य खरपतवार नाशी के लिए हम किस दवा का प्रयोग करते हैं, तो आइसोप्रोट्यूरान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आइसोप्रोट्यूरान हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं कटाई या हार्वेस्टिंग। कटाई जिसे हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग, क्या बोला जाता है, कटाई या हार्वेस्टिंग। अब कटाई या हार्वेस्टिंग क्या होता है, तो गेहूं में अगर हम देखते हैं अपने आप काटा जैसा जाता है, जैसे हम सब लोग गांव में रहते हैं हंसिए से काट लें। अगर हमें कंबाइन से गेहूं की कटाई करना है कब करना, कंबाइन से गेहूं की कटाई करना है, तो अधिकतर हम सब गेहूं कब देखते हैं, कब काटा जाता है, होली के बाद, यानी लास्ट मार्च से स्टार्ट कर देते हैं, यानी लास्ट मार्च से अप्रैल मई में काटते हैं गेहूं का। तो हम अगर कंबाइन से गेहूं की कटाई करते हैं तो उसमें कितने % मॉइस्चर यानी नमी होनी चाहिए, या कितने % से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये भी होना जरूर। तो इसको एक पॉइंट बना के लिख देते हैं, कंबाइन से कटाई करने के लिए कंबाइन से गेहूं की कटाई करने के लिए कंबाइन से गेहूं की कटाई करते समय 20% से करते समय दानों में 20% से अधिक
नमी नहीं होना चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ये आप जरूर ध्यान रखना कि गेहूं की जो हम कटाई करते हैं उसमें 20% से अधिक नमी नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम देख लेते हैं यील्ड या उपज। क्या हो जाएगा यील्ड या उपज। अब देख लेते हैं गेहूं में जो दाना प्राप्त होता है यानी उपज कितना होता है। तो आज हम उपज तक कंप्लीट करें, उसके बाद अगले नेक्स्ट हमारा लेक्चर रहेगा डिजीज यानी बीमारी के अंदर। क्या डिजीज या बीमारी रहेगा जो हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा। तो यील्ड या उपज होता है दाना देखा जाए, ग्रेन, ग्रेन या दाने की उपज। तो दाने की उपज कितनी होती है, लगभग 40 से 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर। ये आप जरूर समझ लेना कि जो हमारा गेहूं में दाने की उपज कितनी होती है, 40 से 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर होता है। अब वही भूसा में देख लेते हैं, यानी भूसा या जिसे हम कहते हैं ड्राई मैटर, ड्राई मैटर। अब भूसे की उपज कितनी होती है ये देख लेते हैं। तो ये भी हमारा हो जाता है 40 से 45 कुंटल प्रति हेक्टेयर। ये आप जरूर ध्यान रखना, 40 से 45 कुंटल प्रति हेक्टेयर होता है। अब गेहूं में हमने बता दिया उपज तक। आज हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ है कि अगर हम कंबाइन से कटाई करें तो उस समय कितने प्रतिशत से अधिक नमी नहीं होना चाहिए, 20% से। उपज कितना होता है, दाने की उपज और ड्राई मैटर जो हमें भूसा प्राप्त होता है उसकी उपज कितनी होनी चाहिए। तो हमने आप सबको जरूर अच्छे से, हमें लग रहा होगा कि हमने आप सबको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाए हैं। अगर आप सबको लगता है कि हमने आप सबको कैसा पढ़ाया है तो आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर कोई प्रॉब्लम आता है, लेक्चर में कोई दिक्कत होती है या किसी क्वेश्चन में आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। तो हम वीडियो बंद करने से पहले आप सबको बता दें कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि जो गरीब बच्चे हैं, जो समझिए नहीं पढ़ पाते, जिनके पास पैसा नहीं होता कहीं कोचिंग या तैयारी करने का, तो जरूर आप अच्छे से पढ़ाई करिए और नोट्स बनाइए। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।